रामपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार डीसीएम ने इको कार में टक्कर मार दी। हादसे में इको कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया है। सूचना पर पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अजीतपुर बाईपास की पूरी घटना है, जहां पर एक डीसीएम ने इको में टक्कर मार दी और इस कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, वैसे ही डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया है, लेकिन पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया है और 4 शवों को अभी फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रामपुर से मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, कैसे और किस वक्त का यह हादसा है? लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले ये हादसा हुआ है। आपको बता दूं, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अजीतपुर बाईपास पे जो नेशनल हाईवे 9 जा रहा है, उस पर यह हादसा हुआ है, जिसमें एक इको कार और एक डीसीएम ने, जो तेज रफ्तार डीसीएम थी, उसने इको कार में टक्कर मारी। इको कार में सवार 6 लोग थे, जिनमें से 4 की पहले मौत हो चुकी थी, 2 का उपचार चल रहा था जिला अस्पताल में। अब इलाज के दौरान एक और मौत हो गई है, एक पुरुष की, तो टोटल 5 मौतें हो चुकी हैं और एक का उपचार अभी जिला अस्पताल में चल रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 4 मौतें सड़क हादसे में हो चुकी हैं। गंभीर रूप से घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल डीसीएम ने एक इको को टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 4 लोगों की जान चली गई। हालांकि जो डीसीएम चालक है, फिलहाल वो मौके से फरार हो गया। और चलिए सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां इस वक्त गोरखनाथ पीठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। गोरक्षपीठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आने वाली पीढ़ी को हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ, पूरी सात्विकता के साथ धर्म के पथ पर चलते थे। अपने दिनचर्या को आगे बढ़ाने एक प्रेरणा के केंद्र बने। भारतीय प्रतिष्ठा ने माना है कि माता पिता, आचार्य, बड़ा भाई और कोई, ये जो 5 प्रकार के लोग हैं, इन्हें हम गुरु के तुल्य मानते हैं, क्योंकि इनका मार्गदर्शन किसी न किसी रूप में हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है और ये सभी कल्याण के कार्य करते हैं। गुरु की परंपरा विगत 5000 वर्षों से गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सब मानते आ रहे हैं। अब याद करिए, दुनिया के अंदर क्या किसी सभ्यता और संस्कृति के पास 5000 वर्षों का इतिहास है? और वह 5000 वर्षों का हमारा इतिहास नहीं, उससे भी प्राचीन 5000 वर्ष पूर्व भगवान वेदव्यास ने भारत की परंपरा को नई दिशा दी। उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह पर्व है व्यास पूर्णिमा की तिथि, गुरु पूर्णिमा के रूप में हम सब बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते आए हैं। अपनी गुरु परंपरा के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक अवसर हम सबके सामने आता है। हम सब जान रहे हैं कि पिछले 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल से पूरा देश और पूरी दुनिया
जिस त्रासदी का सामना कर रही है। इस कोरोना महामारी ने पूरी व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसने हमारे सामाजिक संबंधों को प्रभावित किया है, हमारी आस्था को प्रभावित किया है। हम पर्व और त्योहार सामूहिक रूप से नहीं आयोजित कर पा रहे हैं। सामूहिक रूप से एकत्र होने में कठिनाई हो रही है। इस महामारी के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पूरी दुनिया के अंदर जिन लोगों को इस बात पर अहंकार था कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो स्वास्थ्य का ढांचा है वह दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ है, अमेरिका और यूरोप जैसे देश इस महामारी के सामने धराशायी हो गए। लेकिन मनुष्य है, अगर जीवन है तो उसमें जीवंतता होनी ही चाहिए, जीने की जिज्ञासा होनी ही चाहिए। और उस जीवन की, उस जीवंतता को, उस जिज्ञासा को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास विगत 1.25 वर्ष, 1.5 वर्ष से देश के अंदर, दुनिया के अंदर चल रहे हैं, उसके अगर बुरे परिणाम हैं तो अच्छे परिणाम भी देखने को मिले। बुरे परिणाम बहुत सारे लोगों को अपने स्वजनों को खोना पड़ा, सामाजिक व्यवस्था पर, आस्था पर बुरा असर पड़ा है। पर्व और त्योहार सामूहिक रूप से हम नहीं मना पा रहे हैं, मांगलिक कार्य पर असर पड़ा है। विभिन्न प्रकार के आयोजनों में सीमित संख्या के साथ एक गाइडलाइन तय की गई, उसका पालन करते हुए ही एकत्र हो पाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अब बात एक बार फिर से करेंगे आज यूपी में हुए हादसे की, और आपको हादसे की 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। रामपुर में तेज रफ्तार डीसीएम ने इको कार में टक्कर मार दी, जिससे इको में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। तो सुबह बाराबंकी में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी थी, जिसमें भी 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए थे। और रायबरेली में युवती का इलाज न होने से खफा भाजपा नेता परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। जिलाधिकारी आवास के सामने धरने पर भाजपा नेता के बैठने से अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बीमार युवती को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही अधिकारियों ने सीएमएस और डॉक्टर्स को फटकार भी लगाई। आप 3 लोग रुकिए, ठीक है? आप डॉक्टर संतोष को लेकर आइए, कल शाम जो इमरजेंसी में डॉक्टर था उसको लेकर आइए। और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, इस बार विधानसभा चुनाव में दिग्गजों पर दांव लगाएगी भाजपा। सीएम योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री महेंद्र सिंह को भी विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, और सभी विधान परिषद के सदस्य हैं। सीएम, डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री जिन्हें इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो इस बार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने दिग्गजों पर दांव लगा सकती है, ऐसी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। और इन बड़े चेहरों में खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। महेंद्र सिंह भी, जो कि जल मंत्री हैं, वो भी
चुनाव लड़ सकते हैं। शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, देखिए, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? 2022 में किसी भी प्रकार की कोई चूक भाजपा नहीं करना चाहती है। प्राची, देखिए, निश्चित रूप से भाजपा की जो स्ट्रैटेजी फिलहाल सामने आ रही है, जो सूत्रों से जानकारियां सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो अपने उन चर्चित चेहरों को, अपने उन मजबूत दावेदारों को मैदान में उतारना चाह रही है जिनकी जीत लगभग तय मानी जा सकती है पार्टी के हिसाब से। और निश्चित रूप से अगर ऐसा होता है तो पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है वो सामने आएगी और पार्टी को और मजबूती भी मिलेगी इस चुनाव में। यही वजह है कि उन चेहरों को, उन दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी है जिनके नाम के बाद पार्टी को कहीं ना कहीं ये संशय नहीं रहेगा कि वो सीट उनकी होगी या नहीं होगी। अगर बड़े नामों की बात की जाए तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम चर्चा में है। फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो विधान परिषद के सदस्य हैं। इसी तरह अगर बात की जाए, दोनों डिप्टी सीएम जो हैं अभी विधान परिषद के सदस्य हैं और उनको भी मैदान में उतारा जा सकता है। इसमें से अगर आप बात करें डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की, तो पहले वो देखिए लखनऊ के 2 बार मेयर रह चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करें तो सांसद रह चुके हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री का जब जिक्र कर रहे थे, वो लगातार गोरखपुर में चुनाव जीतते रहे। यानी ये वो चेहरे हैं जिनके साथ जन समर्थन है, वो लगातार अपने दम पर चुनाव जीतते रहे। यही वजह है कि पार्टी अब इन चेहरों को मैदान में उतारने पर मंथन कर रही है सूत्रों के हिसाब से। अगर जो फिलहाल एक और चीज़ बताएं कि अगर डॉक्टर दिनेश शर्मा को चुनाव में उतारा जाता है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि लखनऊ से उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि यहीं से वो मेयर भी रहे और यही लखनऊ विश्वविद्यालय के वो प्रोफेसर रहे और लंबा उनका कार्यकाल, जो राजनीतिक जीवन है यहाँ का। इसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो वो प्रयागराज, कौशाम्बी की तरफ अगर बात की जाए तो वहाँ से चुनाव मैदान में आ सकते हैं। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर देखिए अभी जो चर्चा है तो उसको लेकर गोरखपुर का भी जिक्र हो रहा है और अयोध्या का भी जिक्र हो रहा है। हालांकि जो तस्वीर है पूरी तरह साफ होने में कुछ इंतजार अभी करना पड़ेगा। इसी तरह अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री, जो जल शक्ति मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, वो भी विधान परिषद के सदस्य हैं। उनका नाम आ रहा है कि उनको मैदान में पार्टी उतार सकती है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, पहले मंत्री भी रहे हैं सरकार में, बाद में उन्हें 2019 में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। उनका नाम आ रहा है कि उनको चुनाव में उतारा जा सकता है, वो भी विधान परिषद के सदस्य रहे। तो इस तरह से अब पार्टी, अभी कुछ और नाम भी देखिए सामने आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पार्टी जो है वो समझा जा सकता है शैलेश, 2022 में पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरेगी और कोई भी एक भी चूक नहीं करना चाहती, ऐसे चेहरों पर दांव लगाना चाहती है जिनकी जीतने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल है। शुक्रिया आपका शैलेश तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने निशाना साधा। बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन सिर्फ चुनावी हथकंडा है, ये अजय मिश्रा ने कहा है। मायावती जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहती हैं। ब्राह्मण हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। तो बीएसपी के ब्राह्मण कार्ड के बाद अब मानो उत्तर प्रदेश में होड़ सी लग गई है। ब्राह्मणों को अपना बताने के लिए अब राज्य मंत्री ने निशाना साध दिया है बीएसपी के सम्मेलन पर और कहा है कि बीएसपी समाज को बांटने का काम करती है। ब्राह्मण हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। तो बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सियासी सरगर्मी भी काफी तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है और ब्राह्मणों को उनका गौरव वापस दिलाने की बात कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी। सर, कल सतीश मिश्रा ने अयोध्या में इसकी शुरुआत की और कहा कि ब्राह्मणों का गौरव वापस लौटाना है, इसलिए बसपा उनका सम्मान करेगी और सबसे ज्यादा टिकट भी देगी। अभी आपने अपने प्रश्न में ही जैसे कहा कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, बसपा हमेशा चुनावों के समय में इस तरह की बातें करती है। ब्राह्मण समाज को सब लोग कहते हैं और उन्होंने जिस सम्मेलन का आयोजन किया उसमें भी कहा कि प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। प्रबुद्ध वर्ग से ऐसी अपेक्षा उन्होंने इसलिए की है कि सीढ़ी बना करके वो सत्ता में पहुंचना चाहते हैं। बसपा अभी का राजनीतिक दल तो है नहीं, एक पुराना राजनीतिक दल है। अभी तक उनको ब्राह्मणों की याद नहीं आई। हम निश्चित रूप से जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते, लेकिन ऐसे प्रयासों को मैं लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं मानता हूँ। लोकतंत्र में बात विकास की होनी चाहिए, बात इस तरह की होनी चाहिए कि हम राष्ट्र का विकास कैसे करेंगे, लोगों की ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे, लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन कैसे लाएंगे। हम वही सारे काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मायावती की बात आपने कही है, मायावती जी सदैव से जाति और धर्म की ही राजनीति करती रही हैं और उनको लग रहा है वो काफ़ी पिछड़ गई हैं राजनीति में। हम लोग देख रहे हैं पिछले ही विधानसभा चुनाव में उनको बहुत कम सीटें आई थी।
बढ़ेंगे आगे। देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई जा रही है। उसी के तहत आज गाजियाबाद में गरीब कल्याण योजना अन्न योजना में गरीबों को राशन वितरण किया जा रहा है। गाजियाबाद में 4 लाख लोगों को राशन दिया जा रहा है। वहीं आज केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने लोगों को राशन बांटा। इस मौके पर वीके सिंह से बात की हमारे संवाददाता। देश में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई जा रही है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद में जहां पर जनरल वीके सिंह यहां पर अपने हाथों से ये जो अन्न है ये गरीबों को वितरित कर रहे हैं। कितने गरीब यहां पर आए हैं और कितने गरीबों को अब तक वितरित किया, बात करते हैं जनरल वीके सिंह साहब से। सर, अभी तक कितने लोगों को आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर जो गरीब हैं वो आए हुए हैं और ये राशन वितरित किया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लोगों को अब तक आपने राशन वितरित किया है? देखिए, आज यहाँ पे 50 लोगों का है, तो उसमें से ज़्यादातर हो गए 50 में से, और सबको बता भी दिया है कि कैसे पारदर्शी तरीके से वो अपना चेक भी कर सकते हैं। मेरा राशन ऐप के अंदर चेक किया जा सकता है कि हमको कितना मिला, कितना नहीं मिला। सर, गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें राशन हर माह वितरित किया जा रहा है? देखिए, 4 लाख से ज़्यादा लोग हैं और तकरीबन 18 लाख के करीब यूनिट हैं। इन सबको राशन दिया जा रहा है और जिसमें कि 5 किलो अनाज जो है उनके लिए मुफ्त। तो ये थे जनरल वीके सिंह, जिनका साफ तौर पे ये कहना है पारदर्शिता से ये जो राशन है इन गरीबों को वितरित किया जा रहा है। यहाँ पर अभी 50 लोगों को दिया गया है और अगर पूरे गाजियाबाद की बात करें तो प्रति माह 4 लाख से ज़्यादा लोगों को राशन दिया जाता है।